स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का 18 और 20 फरवरी को दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आर्ट्स के, साइंस के और कॉमर्स के तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देख करके जाइएगा, ताकि दोस्तों आप लोग एग्जाम में पता कर सके कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसा आने वाला है। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर को। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं हैं, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र की आपको दोस्तों मान्यताएं के बारे में बताना है और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 6 मान्यताएं देखने वाले हैं। जो पहला मान्यताएं दिया गया है, अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में केवल और केवल दोस्तों 2 प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है, ये इसका पहली मान्यताएं है, ठीक है। उत्पादन के संसाधन की मात्रा निश्चित और स्थित होती है। जो भी उत्पादन किया जाता है दोस्तों संसाधन के द्वारा, इसके जो मात्रा है वो पूरी तरह से निश्चित और क्या है, स्थिर होती है, ठीक है। वो बदलती नहीं है और निश्चित रहती है। संसाधन दोस्तों विशिष्ट नहीं है, ये आपका तीसरी मान्यता है। चौथी में आप लोग लिखे है कि संपूर्ण संसाधन को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, यानी कि जितना सारा दोस्तों संसाधन है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के लिए, उसका दोस्तों हर एक प्रकार के संसाधन के लिए हर एक प्रकार का रोजगार प्राप्त है, ठीक है। उत्पादन का जो तकनीक है वो स्थिर है। इसका जो तकनीक बताया गया है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, अचर है, ठीक है। संसाधन कुशलता से कार्यरत है, यानी कि जो भी संसाधन दोस्तों इसका जो है कुशलता से क्या है, कार्यरत है, ये अपने अपने कामों पे है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन को हम लोग देखें, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। एकाधिकार में फॉर्म में कीमत निर्धारक होती है, क्यों। एकाधिकार में फॉर्म की कीमत, ठीक है। इससे आपको यह तात्पर्य है कि आपको बताना है जो एकाधिकार बाजार होता है, इसमें फॉर्म के द्वारा ही जो कीमत को क्यों निर्धारित किया जाता है, ठीक है। फॉर्म किसको बोलते हैं, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। फॉर्म दोस्तों जैसे कि आप लोग आलू का भंडार, ठीक है। आलू का भंडार मतलब कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ आलू रखा गया है जिस गोदाम में, उसको फॉर्म कहा जाता है। और यही फॉर्म दोस्तों निर्धारित करेगा आलू की कीमत की कितना रेट ये बाजार में अपना बेचे, और ये एकाधिकार की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद देना है कि ध्यान देना कि अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु का अकेला उत्पादन या विक्रेता होता है, ठीक है। एकाधिकार के अंदर किसी भी वस्तु हो गया, मान के चलिए सेब, एप्पल, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है। इसका उत्पादक जो है या विक्रेता, ठीक है, यानी कि उत्पादन करने वाला फॉर्म एक ही है, ठीक है, और विक्रेता बेचने वाला भी इसका एक ही है, किसके अंतर्गत, एकाधिकार के अंतर्गत, ठीक है। फॉर्म एकाधिकार होता है एक आपका पूर्ण, ठीक है, प्रतियोगिता बाजार होती है, आपको पता है। इसका कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है और एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। इनमें फॉर्म ही उद्योग होते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि एकाधिकार में फॉर्म ही कीमत का निर्धारण करता है, कीमत को तय करता है, और इससे ये जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्रेता होता है, एक ही बेचने वाला होता है, खरीदने वाला तमाम हो, और इससे यह पता चलता है कि इसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर ये किसी चीज़ का हाई रेट रखा जाए, ठीक है, किसी चीज़ का मतलब कि हाई रेट रख दिया है तो उसी अनुसार आपको उस चीज़ को खरीदना होगा, यहाँ पर ये बताता आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लाभ अधिकतम करने की शर्तें क्या है, यानी कि लाभ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, हाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ करना है, प्रॉफिट करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो उत्पादक का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। जो भी दोस्तों प्रोड्यूसर होता है, जो भी प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ठीक है, कंपनीज होगी या फिर जो भी हो गया, ठीक है, जो प्रोडक्ट का निर्माण करता है, वो चाहता है कि बाजार में इसका जो सेलिंग हो, ठीक है, बाजार में इसका जो सेलिंग हो वो अधिक मात्रा में हो, जिससे वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट अधिक कर सकता है। तो इसका आपको बताना है कि क्या क्या इसका जो शर्त हो सकता है, ठीक है। तो कुल आय एवं कुल लागत का अंतर लाभ होता है। जो भी दोस्तों आप लोग आय कमाए, जो भी आपका टोटल इनकम हुआ, ठीक है, जो भी दोस्तों टीसी यानी कि टोटल आपका जो इनकम हुआ, जो भी आपका लागत किया गया था, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, जो भी आप लोग लागत किए थे, मतलब कि अगर मान चलिए कोई वस्तु का निर्माण किया आप, ठीक है, किसी चीज वस्तु का आप लोग निर्माण किए, तो निर्माण करने में आपको मान चलिए 100 रुपया लगा,
और उस वस्तु को अगर आप लोग बाजार में सेलिंग किए, सेलिंग करने में मान चलिए आपको 200 रुपया मिला पैसा, तो 2 में से दोस्तों 100 आपका चल गया, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 100 ही रुपया हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 100 रुपया का लाभ कमाया व्यक्ति। जहां यह अंतर अधिक तो होता है वहां लाभ अधिकतम होगा। मान चलिए कि यहाँ अधिक जो है अंतर होता है, मान लीजिए चलिए 300 का अंतर है तो 300 रुपया लाभ कमाया, 400 का अंतर है तो 400 रुपया लाभ कमाया। ठीक है, इस प्रकार से जब उत्पादन इससे अधिक होता है तभी लाभ कमी होगी। मान के चलिए दोस्तों बाजार में मांग कम है, मांग क्या है, कम है, और पूर्ति, पूर्ति दोस्तों बाजार में क्या है, तो अधिक है, तो उस वस्तु का बाजार में जो कीमत है वो क्या होता है, डाउन होता है, यानी कि गिर जाता है। गिर जाने के कारण दोस्तों जो है किसान हो या फिर जो भी प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट का निर्माण करता है वो लाभ नहीं कमा पाता है। जैसे दोस्तों आपको अभी पता है कि अभी बाजार में, ठीक है, गोभी, ठीक है, का दाम जो है गिर चुका है, तो जो भी अपना किसान है ये 1 रुपया में गोभी बेच रहे हैं, ठीक है, वो आपको नहीं दे रहे हैं बल्कि जो खरीद रहा है बाजार में, ठीक है, अधिक मात्रा में उनको। तो इनका ये कहने का मतलब है कि बाजार में गोभी जो है बहुत ही अधिक मात्रा में है, तो इस प्रकार से इनका मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है। इसके कारण ये जो वो जिस प्रकार से वो सोचे थे कि इतना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि ये लॉस में चले गए, घाटे में चले गए। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इसका बाद लिखता है कि इस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त होता है तब अंतर अधिक होगा। ठीक है, चलिए समझ चुके हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों, बढ़ने से पहले अगर आप लोग उससे अनुग्रह करते हैं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर आ चुका है, जिसका नाम दोस्तों तहलका गेस्ट पेपर मां सरस्वती का बंदा करते हुए रखा गया। इसमें दोस्तों आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर रेडी किया गया है और प्राइसिंग दोस्तों 99 रुपया रखा गया। किसी दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप लोग गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर से जरूर कीजिएगा, व्हाट्सअप, ठीक है। 4 नंबर, पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा पूर्ति का जो लोच है दोस्तों ये टोटल 5 प्रकार की होती है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दिमाग में अभी फिट करने वाला हूँ, आप लोग देखिए किस प्रकार से फिट होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए पूर्ति का लोच में दोस्तों अगर बोला जाए कि शून्य के बराबर, पूर्ति का लोच दोस्तों अगर शून्य के बराबर हो, ठीक है, इज इक्वल टू 0, मतलब कि शून्य के बराबर हो पूर्ति की लोच, तो आप लोग याद रखिए ये पूर्णतः बेलोजदार होगा। क्या होगा, पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति होगा। यदि दोस्तों पूर्ति की लोच 0 के बराबर आ जाए तो ये जो पूर्ति के जो लोच होगा ये आपका बेलोजदार होगा, पूर्णतः बेलोजदार होगा, ठीक है। यदि दोस्तों इकाई से कम, ठीक है, इकाई से कम, 1 से कम हो, 1 से कम हो पूर्ति की लोच, तो ये आपका सापेक्षिक लोचदार होगा, बेलोचदार होगा, ठीक है। देखिए बेलोचदार आएगा, एक आपका लोचदार आएगा, तो आप लोग याद रखिए बेलोचदार दोस्तों ये होता है जो कि 1 से आपका कम होता है, ठीक है। 1 से क्या होता है, तो ये आपका कम होता है बेलोचदार। जब लोचदार की बात किया जाए तो या तो ये आपका 1 के बराबर हो या फिर 1 से ज्यादा हो, जिससे क्या भाई आपको समझ में आ जाएगा। समलोचदार, समलोचदार मतलब कि इज इक्वल टू 1, ठीक है, पूर्ति की जो लोच है 1 की बराबर हो तब दोस्तों इसको समलोचदार कहेंगे। ये आपका इकाई के बराबर होता है, ठीक है, समलोचदार। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिएगा सापेक्षिक लोचदार। अभी आप लोग देखिए सापेक्षिक बेलोचदार कहाँ देखें, यहाँ देखें आप लोग सापेक्षिक बेलोचदार जो कि इकाई से कम था। तो अब आप लोग बोलिएगा इकाई से ज्यादा पूर्ति की लोच होने पर सापेक्षिक बेलोचदार पूर्ति होती है, यानी कि लोचदार अगर बात किया जाए तो 1 के बराबर, 1 से ज्यादा, ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर एक आपका होता है पूर्णतः लोचदार जो कि इकाई से अधिक होती है, ठीक है, 1 से क्या होती है, ये आपका ज्यादा होती है। इस प्रकार से आप लोग देख चुके हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित होता है। देखिए एकाधिकार की बात अलग होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में बात अलग होता है, आपको पता चलेगा। प्रश्नों को देखिए आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु का मूल्य उद्योग में मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। मतलब कि आप लोग देखें कि जो रोज बाजार होता है, सब्जी मंडी आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, बाजार लगता है, सुबह हो गया, शाम हो गया या फिर दिन भर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप लोग जिस वस्तु का मांग बाजार में कर रहे हैं, ठीक है, जिस वस्तु का आप लोग मांग बाजार में कर रहे हैं, तो इसका मांग अगर ज्यादा है और पूर्ति कम है, क्या है, पूर्ति कम है,
तो पूर्ण प्रतियोगिता में इस वस्तु का जो है प्राइस रखा जाएगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मांग ज़्यादा कर रहे हैं, पूर्ति कम है, तो कीमत डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। मान चलिए मांग आपका क्या है, कम है, पूर्ति अधिक है, तो इसका जो प्राइस है वो घटेगा। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य बोले तो पैसा का निर्धारित किया जाता है, कीमत का निर्धारित किया जाता है। दोस्तों मार्शल के अनुसार आपको बताना है कि वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है, जो समय उपयोगिता और उत्पादन व्यय से प्रभावित होती है। बाजार में दोस्तों क्रेता से कम का मूल्य, ठीक है, बाजार में क्रेता कम से कम मूल्य देना चाहता है और विक्रेता अधिक से अधिक मूल्य लेना चाहता है। यानी कि जो बाजार में आप लोग पता है कि आप लोग हर एक चीज का, मान चलिए कोई सब्जी जिसका रेट 40 रुपये किलो है, तो आप लोग बोलिएगा कि 25 रुपये दीजिएगा, 30 रुपये दीजिएगा। आप लोग क्या है, खरीदने वाले हैं, क्रेता है, तो यहाँ पर क्रेता कम से कम मूल्य देना चाहता है और जो विक्रेता है, ठीक है, ये चाहेगा कि आप लोग 40 रुपये में है जो है उस सब्जी को खरीदें। ठीक है, तो ये अधिक से अधिक मूल्य लेना चाहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की दी गई बाजार की कीमत पर एक उपभोक्ता यह निर्णय कैसे ले सकता है कि उसकी, ठीक है, वह उसकी कितनी मात्रा खरीदे, समझाइए। मान चलिए बाजार में किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपया मूल्य है, तो आप कैसे निर्णय लीजिएगा कि इसको आप लोग अधिक मात्रा में खरीदिएगा कि कम मात्रा में खरीदिएगा, कितनी मात्रा में खरीदिएगा, आप लोग इसका निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो निर्णय सबसे पहले तो आप लोग इस प्रकार से ले सकते हैं कि आपका आय कितना है। 100 रुपया की आय है तो आप लोग कम से कम खरीदना चाहेंगे। ठीक है, 1000 रुपया की आय है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। तो जितना ज़्यादा आय, ठीक है, वो आरामदेह वस्तु है कि नहीं, वो आगे चल के कितना का प्रॉफिट देगा, ये सारा चीज़ जो सोच समझ कर आपको खरीदना होता है। वही यहाँ पर लिखा है कि एक वस्तु की कीमत दी होने पर एक उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत संबंधित वस्तु की कीमत उपभोक्ता की या वस्तु की प्रकृति, आरामदेह या विलासित प्रतिस्थापन वस्तु की, ठीक है, उपलब्ध वस्तु पर खर्च किए जाने वाले केवल व्यय का अनुपात, वस्तु का विभिन्न उपयोग, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, समय तत्व के आधार पर उपभोक्ता यह निर्णय ले सकता है कि वह वस्तु की कितनी मात्रा खरीदे। देखिए इसका कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जो भी वस्तु की कीमत जो दिया गया है, ठीक है, तो जो उपभोक्ता, तो दोस्तों वो वस्तु की कीमत को पहले देखे कितना है। मान चलिए दोस्तों वस्तु हम लोग लेते हैं सोना, सोना वही आपका गोल्ड, ठीक है, क्या, तो गोल्ड का मान चलिए 22 कैरेट 10 ग्राम, ठीक है, इसका मूल्य आप लोग मान चलिए 74,000 रुपया, कितना है, 74,000 रुपया। ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड का 10 ग्राम का मूल्य 74,000 रुपये है। तो अब ये उपभोक्ता देखेगा कि इसके जो उपभोक्ता की जो आय है ये इतना पैसा है कि नहीं। ठीक है, फिर इसका प्राकृतिक देखिए, ये आरामदायक है या फिर विलासित है, विलासित मतलब खराब, या फिर आरामदायक मतलब अच्छा। फिर प्रतिस्थापन की वस्तु की उपलब्धता, मतलब कि आप लोग इस वस्तु के जगह, गोल्ड के जगह आप लोग इसको देखकर किसी और वस्तु को खरीद सकते हैं कि नहीं। वस्तु पर खर्च किए जाने वाले केवल व्यय का अनुपात, मतलब कि अब आप लोग जो वस्तु लीजिएगा इस पर कुछ व्यय होगा, यानी कि खर्च होगा कि नहीं। खर्च की कौन सा वस्तु पर होता है, गाड़ी मोटर वाला वस्तु पर क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, उसका सर्विसिंग बार बार करना पड़ता है। वस्तु का विभिन्न उपयोग, आप लोग इस वस्तु को कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में वस्तु की जो कीमत वृद्धि की संभावना, गोल्ड मान चलिए अभी 74,000 रुपये है 10 ग्राम का दाम, हो सकता है 4-5 साल के अंतर्गत, ठीक है, ये आप सभी का 1,20,000 के करीब आप सभी का हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है। तो इसके आधार पर ये वस्तु का वो निर्णय ले सकता है कि हम इसकी खरीदी मात्रा में करें कि ना करें। ठीक है, 7 नंबर, मांग एवं पूर्ति दोनों के परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम आपको बता दिए, मांग ज़्यादा रहेगा, पूर्ति कम रहेगा, कीमत बढ़ेगा। ठीक है, मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है, कीमत घटेगा, इस प्रकार से होता है। तो वहीं लिखता है दोस्तों आप सभी का कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन से कीमत में परिवर्तन होगा। यदि मांग एवं पूर्ति दोनों में वृद्धि होती है तो कीमत में वृद्धि होगी, क्या होगी, कीमत में वृद्धि होगी। लेकिन यह वृद्धि मांग एवं पूर्ति के कीमत के अनुपात पर निर्भर करता है। जब पूर्ति में वृद्धि और मांग से अधिक तो कीमत में कमी, मतलब पूर्ति ज़्यादा है मांग से, ठीक है, तो क्या है, कीमत में कमी होगा, प्राइस इसका कमेगा। इसके विपरीत दोस्तों यदि मांग एवं पूर्ति, ठीक है, दोनों में कमी है तो कीमत में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन यह मांग एवं पूर्ति से कमी के अनुपात पर निर्भर करता है। जब
पूर्ति और ठीक है, पूर्ति में कमी और मांग से अधिक है तो कीमत में वृद्धि होगी। तो जो बोले वही आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। 8 नंबर दोस्तों कोशिश करता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। सीमांत उपयोगिता के जो ह्रास नियम दिया गया है इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करना है। उपभोग के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत उपयोगिता ह्रास नियम है। यह सिद्धांत उपयोग की इकाई में परिवर्तन तथा सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन के बीच को बताता है। मतलब दोस्तों यह जो संबंध है दोस्तों, इकाई में परिवर्तन, सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन, उसके बीच का जो संबंध है उसी को बताता है, ठीक है, उपयोगिता ह्रास का नियम। यह नियम बताता है कि अन्य बातें के समान रहने पर जैसे जैसे वस्तु या सेवा के अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो वस्तु के प्राप्त सीमांत, जिसे मान चलिए आप बहुत तेज से क्या है भूखे हैं, बहुत तेज से भूखे हैं, ठीक है, आपके पास 10 रोटी को रख दिया जाए, कितना रोटी को, 10 रोटी को, तो सबसे पहला रोटी आप लोग खाइएगा कितना में, मान चलिए 1 मिनट में, ठीक है। फिर दूसरा रोटी आप लोग खाइएगा 1 मिनट 20 सेकेंड में। मतलब जैसे जैसे आप लोग रोटी की हर एक इकाई की ओर बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे आपका जो क्षमता है वो घटते जा रहा है, यही यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। सीमांत घटती जा रही है। सीमांत उपयोगिता ह्रास एक मनोवैज्ञानिक के नियम है। इस नियम के अनुसार कुल उपयोगिता घटती हुई दर से क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। घटती हुई दर से क्या होती है, तो बढ़ती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मतलब कितना आप लोग उपयोग किए, पहले 1 था, फिर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, तो ये घटती दर से क्या कर रही है, तो वृद्धि कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इसका दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन से कीमत पूर्ति लोच क्या ये कितने प्रकार की होती है। तो पूर्ति की लोच की अवधारणा का विकास अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। यह वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का फलस्वरूप वस्तु के कीमत में, ठीक है, पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। अर्थात कहा जाए कि पूर्ति की लोच पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत जो निकलेगा परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध के कारण इसका मान धनात्मक होगा। जो कीमत का पूर्ति का जो लोच निकलेगा बाद में क्या होगा, ये धनात्मक निकलेगा। और अभी जो शुरू में आपको बताए थे पूर्ति के लोच के 5 प्रकार होता है, वही यहाँ पर आपको लिख देना है। पूर्णता बेलोजदार पूर्ति, सापेक्षिक बेलोजदार पूर्ति, इकाई के बराबर जो लोचदार पूर्ति होगा इसको हम लोग समलोचदार कहेंगे, इकाई से ज़्यादा होगा तो सापेक्षिक लोचदार, इकाई से ज़्यादा होगा तो पूर्णता लोचदार। तो ये 5 प्रकार का पूर्ति का लोच होता है। 10 नंबर दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को देखिएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषता का उल्लेख करें। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार संरचना जिसमें व्यक्तिगत फर्मों के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं की जाती है, ठीक है। मतलब कि मान चलिए आपका स्टॉक में, ठीक है, आलू का 10 गो स्टॉक है, आलू का क्या है 10 स्टॉक है, ठीक है। मान चलिए एक बोरा आलू जिसका जो कि 50 केजी का होता है, ठीक है, ये मान चलिए 800 रुपये का है, 800 रुपये का। तो 8 स्टॉक में मान चलिए 8 गो स्टॉक है जिसमें एक बोरा आलू जिसका 50 केजी वजन है उसका दाम 800 रुपया है। तो 8 स्टॉक का जो दाम है सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। और बाजार में मान चलिए आपका 750 में आलू बेचता है तो यहाँ पर ये जो है कानून को उल्लंघन करता है, नहीं कि ये गड़बड़ी करेगा, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब कि जितना सारा फॉर्म, जितना सारा स्टॉक है सभी का मूल्य बराबर होना चाहिए, ये कहता पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता ऐसी बाजार को कहते हैं जिसमें एक व्यक्तिगत फॉर्म, ठीक है, कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही, जो भी फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म जिसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, वो किसी प्रकार से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता ज़्यादा कम बेच करके, ठीक है। आप लोग देखिएगा बाजार में किसी भी जगह से प्याज को खरीदे थे, हर एक जगह प्राइस जो है सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका दोस्तों कहता है कि यहाँ उत्पादित वस्तु समरूप होती है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें सबसे ज्यादा क्रेता और विक्रेता समरूप वस्तु का क्रय विक्रय एक ही कीमत पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इसका विशेषता देखिएगा तो क्रेता और विक्रेता की जो संख्या वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, यानी कि खरीदने वाला भी ज़्यादा है और बेचने वाला भी ज़्यादा है। समरूप वस्तुएं हो सकती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। फर्म का स्वतंत्र आगमन और बहिर्गमन, आगमन मतलब कि
मान चलिए कोई फॉर्म है वो सोचता है कि हम बाज़ार से हट जाएं क्योंकि बाज़ार हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो बाज़ार से जा सकता है, जिसको हम लोग बहिर्गमन करते हैं। कोई ऐसा फॉर्म है वो चाहता है कि आप पर 2 ही गो स्टॉक है, तो वो तीसरा स्टॉक अपना लेकर के जाएगा, ठीक है, तो वो आगमन करता है ताकि वो भी लाभ कमाए इस प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों आप लोग 4 नंबर देख सकते हैं कि बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में आपको बाजार का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपके अनुसार किसी भी, ठीक है, चीज़ का रेट आपको नहीं रखना है। उत्पादन के साधन में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए कि किस प्रकार से उत्पादन की, यानी किस प्रकार से उत्पादन में साधन का गतिशीलता करे, ठीक है। आगे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कहता है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम में अस्पष्ट करें। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि मुद्रा जो विनिमय का माध्यम है, ठीक है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट के रूप में आपको दे दिया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। ये अभी 10 क्वेश्चंस देखे जो कि सबसे मोस्ट था, इसके बाद और हम लोग देखेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। किसी दोस्तों 99 रुपये वाला गैस पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चंस आपको उस गेस्ट पेपर में अवेलेबल है और आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।